ओके, तो आज अपन देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। राइट, तो जितने भी वैरायटीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, लास्ट 2 क्लासेस से, और हमारी तीसरी क्लास है इस टॉपिक के ऊपर, ग्रुप थ्योरी के ऊपर। आज टॉपिक अपन खत्म करेंगे। थोड़ा सा शायद लंबा खींचना पड़ेगा मुझे, लेकिन इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फंक्शन है। हिंदी में इस वर्ड को बोलेंगे रूपांतरण, है ना। तो एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे अपन जा रहे हैं बच्चों। तो जब एक एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जा रहे हैं, जैसे कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं सर? जैसे आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करो, तो क्या करता है? टाइम स्पेस से मोमेंटम स्पेस के ऊपर मूव करता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, सो जस्ट लाइक एज दैट वी डिफाइन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप पढ़ते थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप देखते थे कि सब के सब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो दीज ऑल ट्रांसफॉर्म्स आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक लाप्लास, फूरियर, मेलिन, हैंकल, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सबके सब क्या होते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता कैसा है। राइट, तो हमने दो स्पेसेस डिफाइन किए, एक वी एन एफ एंड दूसरा वी एम एफ। दे आर टू वेक्टर स्पेसेस। ये दो वेक्टर स्पेसेस है ऑफ डायमेंशन m and n respectively, of dimension m and n respectively। तो m और n डायमेंशन, सॉरी मैंने उल्टा शायद लिख दिया, n and m रेस्पेक्टिवली। राइट, तो दो वेक्टर स्पेसेस हो गए। इसके बाद ये बोलता है अगर भाई m और n डायमेंशंस हैं तो इनके बेसिस पे भी उतने मेंबर्स होंगे। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ाया था। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। एंड व्हाट इज बेसिस? बेसिस इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि स्पेस को स्पैन करें या स्पेस को जनरेट करें। सो अपन क्या काम करते हैं कि हमने वीएनएफ की बेसिस लिख दी, तो बेसिस, और इसको भी मैं लिख रहा हूं बेटा ऑर्डर्ड बेसिस। वो वर्ड मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो पहले इस लेक्चर को देखने से पहले इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वाला लेक्चर अपन सही से देख पाए, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर आज की क्लास में नया है तो एक बार लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखे। मैं वैसे डिस्कस करते हुए बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है, बट फिर भी मैं बोलूंगा लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी एन एफ, दिस इज, मैंने मान लिया सपोज बी एन, जिसके पास मेंबर्स है बच्चों अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन। एंड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी एम एफ, दिस इज बी एम, जिसके पास मेंबर्स है सपोज अपने पास बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा एम। बिकॉज आपने बोला इनके डायमेंशंस कितने हैं, एन और एम, तो उतने ही बेसिस में इंडिपेंडेंट मेंबर्स, वो मैंने लिख लिया। राइट, अब हम बोल रहे हैं कि दिस टी फ्रॉम वी एन एफ टू वी एम एफ, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है सबको याद होगा, जिसमें आप बेसिस के जो मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अल्फा 1 फर्स्ट पोजीशन पे, अल्फा 2 सेकंड पोजीशन पे, अल्फा 3 थर्ड पोजीशन पे, एंड राइट। सो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चल रहा हूं, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। बोले सर वो क्या होती है? फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी एन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ। एफ क्या अपना फील्ड है यहाँ पे, फील्ड का मतलब सेट ऑफ स्केलर्स। राइट, टी टाइम्स ए अल्फा प्लस बी टाइम्स बीटा, दिस शुड इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टाइम्स टी बीटा। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती हो सभी इन्हीं मेंबर्स के लिए, तो उस केस में क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बताते रहोगे हाँ या ना।
हाँ जी बच्चों, ठीक है, करेक्ट। तो अल्फा, यस सर। वेरी गुड, अल्फा की इमेज क्या आ गई, टी अल्फा, बीटा की इमेज क्या आ गई, टी बीटा। ए और बी स्केलर्स थे या कांस्टेंट थे, उनको अपन बाहर लिख ले रहे हैं। तो ये फॉर्म अपने पास मिली। ओके, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसी कंसेप्ट को। तो आगे क्या डिफाइन किया जाता है भाई, अगर मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू या ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो ले लूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, टी जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। बट ये जीरो दोनों अलग अलग है बच्चों। जो पहले वाला जीरो है वो है वीएनएफ स्पेस का, और जो दूसरा वाला जीरो है वो वीएमएफ स्पेस का, जिस स्पेस से जिस स्पेस पे जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को जीरो लिख लिया, एक को जीरो कैप लिख लिया। मतलब ये जीरो इज जीरो वेक्टर of VNF, and the zero cap, this is zero vector of VMF, right? Zero vector of VMF. ये दो कहानी अपने पास आ रही। ओके, along with this concept, पहली बात ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड हो, दूसरी बात जीरो वेक्टर के ऊपर मैप हो, ठीक है। इन दोनों कंडीशन के थ्रू जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनको सेटिस्फाई करेगा, आप क्या बोलोगे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। तो एक एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, आपको सर्च करना है कौन कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, linear transformations, which of the following are linear transformations? The first one, this is txyz, that is equal to x plus y plus z, and z plus x, ठीक है। मतलब ये एक्स वाई जेड को x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स के ऊपर मैप करता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब गौर से सब लोग देख सकते हो कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब पे मैप कर रहे हैं, राइट। थ्री डायमेंशन के वेक्टर को थ्री डायमेंशन के वेक्टर के ऊपर मैप कर रहे हैं। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स मॉड वाई जेड, सपोज ऐसे ले लिया। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों मैंने डिफाइन कर लिया, टी ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स वन जीरो। और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर लिया, सपोज टी ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो हमें सर्च करना है कौन कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए बच्चों, एक के पहले वाली और एक के दूसरे वाली, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या बताता है, तो मुझे जरूरत है ए अल्फा प्लस बीटा की। तो मैंने दो वेक्टर्स बेटा ले लिए। अल्फा सपोज एज्यूम कर लिया, दिस इज x1 y1 z1, ठीक है। और बीटा एज्यूम कर लिया x2 y2 z2। ये काम आपको करना होगा, ठीक है, z2, ठीक है। अब ए और बी तो दो रियल नंबर्स ले लिए, क्योंकि फील्ड यहाँ पे रियल नंबर्स का यूज हो रहा है, देयर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नाउ टी अल्फा वो कितना बन रहा है अपने पास में, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1, y2 प्लस y1 प्लस z1, और z1 प्लस x1। ये मिल चुका है टी अल्फा। नेक्स्ट वी फाइंड टी बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी बीटा, दैट इज x2 प्लस y2 प्लस z2, and z2 plus x2, right? So t of a अल्फा प्लस बीटा की बेटा अगर बात करें, b बीटा की बात करें,
तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? दिस विल बिकम टी ऑफ ए टाइम्स alpha, which is x1 y1 z1 plus b times beta, that is x2 y2 z2, right? That is equal to t times ax1 plus bx2 ay1 plus by2 plus az1 plus bz2। ये फॉर्म बेटा अपने को मिली। ठीक है, अब अपन इसकी इमेज देखना चाहते हैं कितनी मिलेगी। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज देखी जाए तो कितनी मिलेगी? पहले हम बोलता है कि फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर, ये दो काम हो रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर तो मेरे पास आया है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, दिस प्लस सेकेंड मेंबर वो आ चुका है ए वाई वन प्लस बी वाई टू। अगला मिल चुका है सेकेंड मेंबर प्लस थर्ड मेंबर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस ए जेड वन प्लस बी जेड टू। नेक्स्ट मिल गया ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू। दिस इज अवर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को देख सकते हो, कितना मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले वेक्टर को अगर गौर से देखो तो बच्चों ये आपको दिखता होगा। फर्स्ट वाला वेक्टर, मेरी बात को सब लोग सही से समझना, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो कितना मुझे मिल गया इन दोनों से? ए कॉमन लेने के बाद यहां से मिल रहा है एक्स वन प्लस वाई वन, और बी कॉमन लेने के बाद मिल रहा है बच्चों एक्स टू प्लस वाई टू, राइट? सिमिलरली सेकेंड में ए कॉमन लेने के बाद मिल रहा है वाई वन प्लस जेड वन, और बी कॉमन लेने के बाद मिल रहा है वाई टू प्लस जेड टू। इन द थर्ड ए कॉमन लेने के बाद मिल रहा है जेड वन प्लस एक्स वन, और बी कॉमन लेने के बाद मिल रहा है जेड टू प्लस एक्स टू, राइट? दिस वैल्यू वी हैव, दैट इज टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब अगर आप ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा की बात करते हो तो कितना मिलेगा? ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, दैट इज इक्वल टू, तो a टाइम्स टी अल्फा अपन निकाल चुके हैं, विच इज एक्स वन प्लस वाई वन, एंड दैट इज वाई वन प्लस जेड वन, एंड दिस इज जेड वन प्लस एक्स वन, एंड दिस प्लस b टाइम्स, that is x2 plus y2, that is y2 plus z2, and z2 plus x2, right? यही फॉर्म मिली। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म, अगर आप a वाली टर्म एक साथ लिख लो, कितना मिल गया? x1 plus y1, this is y1 plus z1, and that is z1 plus x1, right? Plus b times x2 plus y2, and that is y2 plus z2, and that last one is z2 plus x2। ठीक है, ये फॉर्म बच्चों अपने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल आ चुकी है, दिस वन एंड दिस वन, राइट? सो दिस इंप्लाइज टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स टी अल्फा प्लस बी टाइम्स टी बीटा, राइट? बच्चों समझ में आ रहा है सबको? एज वेल एज अगर मैं जीरो की बात करूं तो टी जीरो बोलने का मतलब थ्री डायमेंशन का वेक्टर था, जीरो 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 ले लिया। क्या इमेज देगा? बोले सर जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो जीरो की इमेज जीरो ही आ रही है, बिकॉज दोनों तरफ सेम डायमेंशन के स्पेसेस यूज हो रहे हैं, तो दोनों के जीरो वेक्टर्स भी सेम होंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ कि टी जीरो मैप हो रहा है किस पे? जीरो पे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड, सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड। इस बात का मतलब क्या हुआ? दोनों से पता चला दिस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया बच्चों? बताओ हाँ या ना, राइट? बोलिएगा भाई सारे लोग, क्लियरिटी मिल रही है? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड बेटा। तो ये अपना पहला ऑप्शन हो गया जो कि करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ मैं चल रहा हूं। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो उसमें बोला है टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स मॉड वाई जेड। आपको पता था, आपने
कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी पड़ी होगी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, या आप चाहो तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से, जिसे अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। इक्वल टू नहीं होता, कैसा होता है बेटा? लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये जो मॉड y है, इसने सारा काम बिगाड़ दिया आपका। क्या बिगाड़ दिया? लीनियरिटी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए था? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई आना चाहिए था, बट वो तो फॉर्म बन नहीं रही है मेरे पास, ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबको बात समझ में आई? हाँ या ना बताते चलना सारे लोग। ठीक है? हाँ जी बच्चों, बोलते रहो। यस सर। Okay, similarly, in the third option, this is again not a linear transformation because थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड में x1 वन 0। जीरो। तो बेटा अगर थर्ड की बात की जाए तो t ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो है कितना? x1 0। आपने पढ़ा है कि जीरो की इमेज जीरो होनी चाहिए, तो t ऑफ 0 0 0 अगर मैं रखता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 0 1 0 मिल रहा है। बोले सर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। तो t0 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फेल हो गया। चौथे के बारे में क्या कहना है बच्चों? बोले सर चौथा भी फेल होगा बिकॉज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज हो गया। तो क्वाड्रेटिक है तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मॉड एक्स इस टाइप की टर्म्स मिलेंगी तो क्या बोलोगे? दिस कैन नेवर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वाले को मैंने आपको प्रूफ करवा दिया बिकॉज ठीक है, एक काम हमारा ग्रेजुएशन वाला भी होना चाहिए कि भाई कैसे आपने सॉल्व किया, बट वैसे इसे प्रॉपरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हो सारी की सारी टर्म्स होमोजीनियस है, सबकी सब लीनियर है, डायरेक्टली बोला जा सकता है दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना बताते चलना। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं पांचवा एग्जांपल और दे दूं तो तुम मुझे देख के बताओ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। देखना, ये दे रहा हूं, टी एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन, x माइनस वाई प्लस वन माइनस वन, और x माइनस जेड। यस, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? जल्दी बच्चों। जीरो जीरो सेटिस्फाई नहीं होगा सर। जीरो सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब होमोजीनियस होना जरूरी है। होमोजीनियस बोलने का मतलब सारी टर्म्स की डिग्रीज सेम होनी चाहिए। बोले सर यहाँ पे जो x यूज हो रहा है उसकी डिग्री तो वन है, y यूज हो रहा है उसकी डिग्री तो वन है, लेकिन ये जो वन आपने डिफाइन किया इसकी डिग्री तो जीरो है ना? देख के बताना है। और भी क्या देख सकते हो? बोले सर अगर मैं इसमें t 0 0 0 लिखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे वन मिलेगा माइनस वन जीरो। जीरो, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है बच्चों। ठीक है? हाँ भाई बताओ, बात सबको समझ में आई? कोई डाउट तो यस। नहीं है? वेरी गुड। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चेंज ऑफ बेसिस का। मैं अभी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस नेट के प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, मतलब वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड मतलब नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और सारे के सारे जो करवाने वाला हूँ सबके सब 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों देखना, तो पहले हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ बेसिस। चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस सिर्फ तभी करना है, इस स्टेटमेंट को सुनना मेरे, कई सारी चीजें मैं बोल देता हूँ वो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? अलग से चेंज ऑफ बेसिस अपन सिर्फ तब करते हैं जब आपको दो बेसिस गिवन की होती, दो ऑर्डर्ड बेसिस गिवन की होती। बोलता है कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पहले स्पेस से दूसरे स्पेस पे जा रहा है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले स्पेस की ऑर्डर्ड बेसिस भी दी हुई है और दूसरे स्पेस की ऑर्डर्ड बेसिस भी दी हुई है, तो उस केस में अपन चेंज ऑफ बेसिस करें। अदरवाइज अगर आपको दो स्पेसेस दे दिए जाए और दोनों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाए, आपसे बोले कि भैया इस ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब डिफाइन कर, मतलब इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, क्या बनेगी? तो उस केसेस में, उस टाइप के केसेस में आपको क्या करना होगा कि आपको स्टैंडर्ड बेसिस पहले की लेनी होगी, स्टैंडर्ड बेसिस दूसरे स्पेस की लेनी होगी। तो स्टैंडर्ड बेसिस को स्टैंडर्ड बेसिस पे चेंज करना होगा।
तो जब बेसिस गिवन ना किए हो तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे, और जब बेसिस गिवन किए तो फिर कुछ करना ही नहीं है, तब तो काम पता चल ही जाएगा वो कैसे करना होगा। बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, अगर स्टैंडर्ड बेसिस गिवन की हुई है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं की हुई है तो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड बेसिस लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? अगर बेसिस गिवन किए तो ठीक है, नहीं किए तो स्टैंडर्ड बेसिस लेनी पड़ेगी, लिख लेना इस बात को। बढ़ते आगे, चेंज ऑफ बेसिस, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया टी फ्रॉम वी एन एफ, जो मैं पीछे बता चुका हूं, टू वी एम एफ, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसका प्रूफ करवा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन इसके प्रूफ में से ही आता है, अच्छे से प्रूफ समझना है आपने। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी B1 कॉमा B2, इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस इज मैट्रिक्स obtained by changing the basis Bn to B2, Bn, तो Bn बेसिस को Bm बेसिस पे चेंज करें, ऐसे B1 B2 ना लिख के बेटा, क्योंकि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं इनके नाम, तो Bn और Bm लिखे, तो Bn को Bm पे चेंज करना है। अब चेंज करने का तरीका क्या होता है, कैसे चेंज किया जा सकता है? तो चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। एक नोट लिख रहा हूं, नोट क्या लिखा बेटा, एवरी member every member of vector space, vector space V over F, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस लिया, उसका कोई भी मेंबर है, एवरी मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, मैंने एज्यूम कर लिया सपोज अल्फा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी expressed as linear combination, linear combination of its basis, of its basis। तो वेक्टर स्पेस V ओवर F का हर एक मेंबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे हमने अल्फा लिया, तो अल्फा कैसे लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस, राइट? तो भाई इस काम को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, कैसे, मतलब अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बेसिस को दूसरी बेसिस पे मैं चेंज कर रहा हूं बच्चों। तो bn बेसिस कितनी थी, bn बेसिस थी अपने पास, दिस इज अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सोन अल्फा n, और bm बेसिस कितनी थी, दिस इज बीटा 1, बीटा 2 एंड सोन बीटा m, राइट? मैंने एक काम किया, मैंने इसे लिख लिया टी ऑफ अल्फा 1 है किसका, अल्फा 1 मेंबर किसका है बेटा, ये वीएन के मेंबर्स है, दिस इज बिलोंग्स टू वीएन, या यू मे से दिस इज अ सेट व्हिच इज सबसेट ऑफ वीएन एंड दिस इज सबसेट ऑफ वीएन। तो हम एन डायमेंशनल स्पेस से एम डायमेंशनल स्पेस पे जा रहे हैं, राइट? तो जब अल्फा 1 की इमेज देखी जाएगी टी ट्रांसफॉर्मेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इस सेट के एलिमेंट की इमेज इस सेट के अंदर आ जाएगी, मतलब पहले स्पेस के एलिमेंट की इमेज दूसरे स्पेस के अंदर आ जाएगी। तो इमेज T अल्फा 1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, वो बिलोंग कर रहा है वीएम। और तुमने ऊपर पहली ये नोट लिख देखा कि एवरी मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस। इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट T अल्फा 1 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, लिख लिया बच्चों ऐसे, A11 बीटा 1 प्लस A21 बीटा 2 and so on, A M1 बीटा M।
भाई मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? बोलते रहो हाँ या ना, बताते रहना मुझे। क्लियर हुई बात? हाँ जी बच्चों, बोलना। समझ में आया सबको? अरे यार आवाज नहीं आ रही, बताओ Yes, बच्चों। sir. Yes. ओके, वेरी गुड. So similarly, we have to write that T alpha 2, which can be written as A12 beta 1, A22 beta 2, and so on, AM2 beta m. ठीक है? And so on, that T alpha m, this is equal to alpha n, sorry, A1n beta 1, A2n beta 2, and so on. This is AMN beta n. इस फॉर्म में लिख लिया. Now you can write that thing in matrix multiplication form. कैसे? The left side can be written as T of alpha 1, T of alpha 2, and so on, T of alpha n. Right? And this is equal to that coefficient matrix, which is A11, A21, and so on, AM1. And this is A12, A22, and so on, AM2. And that last row is, that is A1n, A2n, and so on, AMN. This is multiplied with beta 1, beta 2, and so on, beta m. कुछ याद करो, ये जो A11 से लेके A2n तक के मेंबर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ याद आया बच्चों? लास्ट क्लास का कुछ पढ़ा था हमने. Yes, sir. क्या होता है बेटा ये? Basis होते हैं सर. नहीं नहीं, बेसिस नहीं भाई, कुछ और बताया था. कोऑर्डिनेट वेक्टर याद आया? क्या था? कोऑर्डिनेट वेक्टर. ये ऑर्डर्ड बेसिस थी हमारी. तो जब आप किसी वेक्टर को बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, ऑर्डर्ड बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, तो जो कोएफिशिएंट्स का कलेक्शन बनता है कॉलम वेक्टर, उसे क्या बोल देते हैं अपन? कोऑर्डिनेट वेक्टर बोल देते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट वेक्टर. तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर मेरे पास आ रहा है सर, ये क्या है? दिस इज टी अल्फा 1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1. थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो रहा है. दैट इज T alpha 1 with respect to the basis Bm. Right? Similarly, that last one is T alpha n with respect to the basis Bm. It means we write that transformation. This implies that T of alpha 1, T of alpha 2, and so on, T of alpha n, this is equal to T alpha 1 Bm, T alpha 2 Bm, and so on, that is T alpha n Bm. This multiplied with the basis Bm. ये जो अपने पास सेकंड ऑफ बेसिस Bm, राइट? और लेफ्ट साइड में बेसिस की इमेज है, तो तुम चाहो तो इसको पूरे को क्या लिख सकते हो बच्चों? इतना बड़ा ना लिख के, दैट इज T ऑफ Bn. तो बेसिस की इमेज इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में अपने पास फॉर्म मिल रही है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ये क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ओके. बोले सर इसको थोड़ा सा लिखवा भी दो, जो चीजें आपने लिखी है. ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि दैट टी अल्फा एन बी एम, दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर. कोएफिशिएंट्स के कॉलम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट वेक्टर. कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T alpha n with respect to the basis, with respect to the basis Bm. राइट? इस तरीके से बेटा
चेंज ऑफ बेसिस होता है, और ये क्या आता है अपने पास, कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को एज ए कॉलम लेते हैं किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को एज ए कॉलम लेते हैं किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी, मैंने पीछे उसका नोटेशन लिखा था, वो कैसे लिखा था, टी बीटा एन बीटा एम। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स obtained by changing Bn to Bm under the linear transformation T, under the linear transformation T। तो इसको नोटेड इस तरीके से किया, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू, कितना बन गया, फर्स्ट कॉलम वो आ चुका है A11। आई थिंक ये थोड़ा सा लिखने में गलती की है मैंने, मुझे लगता है पहले का कॉलम आ रहा था A21 की फॉर्म में। बेटा ये थोड़ा सा जो एलिमेंट लिखे इनको प्रॉपरली लिख लो। ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, दे आर A11 A21 एंड दैट इज AN1, right? Similarly this is A12 A22 and that is AN2, and that one is last one A1M A2M 2N, sorry, and that is AM। अब सही है, राइट? इस फॉर्म में लिखा जाए तो अपने को यही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गई। अब ये ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आती है, निकलती कैसे हो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया, ठीक है। A21 एंड सो ऑन AM1। M1 M2 थे सर, M1 M2। नहीं बच्चे, देखना एक बार कोएफिशिएंट किस फॉर्म में है। ये ए, लास्ट वाली लाइन सर, M1 M2 ऐसे Mn तक, हाँ लास्ट हाँ, कॉलम जो लिखा है ना। नहीं लास्ट कॉलम भी तो यही है, A1N A2N AMN, दिख रहा है आप, ठीक है। यस कॉलम सर। का मतलब क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज पर। तो जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उनको एज ए कॉलम रख लेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर, राइट? ठीक है, इसलिए वो लिखने में गलती हो रही थी, मैंने चेंज कर दिया। सो दैट इज A12 A22 and so on AM2, and that last column becomes in the form of A1N A2N and this is AM। this is the coefficient matrix of order m by n। so इसको क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, which is obtained by changing the basis Bn to Bm under the linear transformation T। कोई डाउट बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताते चलो, ठीक है। अब सर सिर्फ वो वो, ऊपर वाला पार्ट एक बार बता दीजिए, जैसे आपने कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है उसे रो इसको मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में, तो देखो सर बेटा, ये तो तुम्हें पता है कि रो इनटू कॉलम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो मैंने इसमें इनको एज ए कॉलम लिखा हुआ है, किस किस को, A11 A21 AM1 को, ये फॉर्म। और ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ये दूसरा आपके पास वेक्टर आ गया B1 B2 बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा m। आगे बात समझ में, इन ये सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सर लास्ट वाला M1 आना चाहिए, हमने हाँ N1 लिखा है सर, तो वो सही है। हाँ यार, लास्ट वाला M1 आना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप लोग नाराज बिल्कुल मत हुआ करो यार, मैं चेंज कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये यस M2 आ गया एंड दिस इज MN, बिल्कुल सही है, ठीक है। शायद नीचे मैंने सही लिखा हुआ है ना, दिस इज, यस सर। ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्म अपने को मिल रही, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपने को प्रॉपर आइडिया मिल गया। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, पहले एक बेसिक उठाते हैं जिसमें हम 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टेन the transformation matrix when your transformation matrix of linear transformation T from R square to R square, ठीक है।
when a vector of r square is rotated by an angle theta in anti-clockwise sense. एंटी-क्लॉकवाइज सेंस मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहा है बेटा, वो एक वेक्टर को रोटेट करवा रहा है थीटा एंगल से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट ऑरिजिन। ये भी तो बोलना जरूरी है ना, किस पॉइंट के अबाउट ही काम हो रहा है, अबाउट ऑरिजिन। ठीक है जी। तो मतलब किस टाइप की बात बन रही है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली डिफाइन करूं तो मुझे एक ऐसी ज्योमेट्री मिल रही है बच्चों कुछ, मतलब यहां पे एक वेक्टर है मेरे पास, दिस वेक्टर इज आर बार। ये वेक्टर रोटेट हुआ है कितना, थीटा एंगल से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जो नई लोकेशन मुझे मिली, सपोज मैंने आर प्राइम बार में, तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसकी क्या बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आर बार और ओरिजिन के अबाउट आप रोटेट करवा रहे हो, तो आर बार जो वेक्टर मिला था, सपोज उसकी फाइनल पोजीशन पी मैंने मान लिया, वो कितना मेरे पास है बेटा, दिस इज सपोज आई से एक्स कॉमा वाई मान लिया, राइट। थोड़ा सा इस आर प्राइम बार की लोकेशन चेंज करके ना यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वेक्टर है, दिस इज आर प्राइम बार, राइट। तो ये पॉइंट भी तो रोटेट हुआ ना, ये पॉइंट रोटेट होके कहाँ पहुंच गया, सपोज सर एक्स प्राइम वाई प्राइम पे पहुंच गया, जिससे मुझे आर प्राइम बार वेक्टर। अब ऑलरेडी जो आर बार वेक्टर होगा वो कुछ ना कुछ एंगल लिया बैठा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, सपोज उसने वो जो एंगल लिया था वो अल्फा था। ठीक है, इस अल्फा की फॉर्म में अगर मैं पी वेक्टर की बात करता हूं, पी पॉइंट की बात करता हूं, तो आप बचपन से ट्रायंगल को पढ़ते आ रहे हो, जीते आ रहे हो, है ना। तो ये मुझे कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया आर कॉस थीटा, और ये मुझे क्या मिल गया बेटा, आर साइन थीटा, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर आ चुका है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। क्या बच्चों बात सबको समझ में आ रही, जितना काम अभी तक हुआ बोलिएगा। नॉट थीटा, दिस इज अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल यूज हो रहा है, दिस इज अल्फा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई, बताइए। अब इस वेक्टर इस पोजीशन पे भी रोटेशन हुआ है, वो रोटेशन होके वो कहां पहुंच गया, बोले सर रोटेशन होके वो इस लोकेशन पे पहुंच चुका है सर, यहां से रोटेट हुआ और यहां पहुंच गया। ठीक है, रोटेट होने के बाद जब वो इस लोकेशन पे पहुंचा है, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, बोले सर ये आ गया आर कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉमा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। भाई बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, सारे लोग बताते चलो, क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर। ओके गुड। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो क्या रहा है, हमें फॉर्म जो मिल रही है वो इस फॉर्म में मिल जा रही है। बोला सर दिस इज टी एक्स कॉमा वाई, दिस इज मैप्ड ऑन एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम। So this implies that x prime comma y prime, that value is equal to t xy, xy को मैंने लिख लिया r cos alpha comma r sin alpha। ये जब रोटेट हुए ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो रोटेट होने के बाद कितने मिल गए बच्चों, r cos थीटा प्लस अल्फा और r sin थीटा प्लस अल्फा, राइट। थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट हुआ तो एंगल ऐड हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू r cos थीटा cos alpha minus r sin theta sin alpha, and this comma सेकेंड जो वेक्टर मुझे मिल रहा है, दिस इज r sin theta cos alpha प्लस r cos theta sin alpha, ये फॉर्म मिल गई। आपको पता है r cos alpha किसके इक्वल है, दिस इज x, है ना बच्चों, दैट इज x, एंड r sin alpha किसके इक्वल है, दैट इज y। So we use their values. So this is x cos theta minus
y साइन थीटा कॉमा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये वेक्टर मुझे मतलब क्या हुआ कि जब आप टी ऑफ एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो मुझे ये इमेज मिल रही है। सो दिस इज अवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया। मैंने तुमसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? मैंने बोला था बेटा अगर आपको बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस ना दी हुई हो तो क्या करना होता था? बताएगा कोई बच्चा? स्टैंडर्ड बेसिस यूज करना है। स्टैंडर्ड बेसिस यूज करना है। वेरी गुड, क्लास में हो तुम लोग, जिंदा हो, बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड बेसिस यूज करना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस यूज करना है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है टू डायमेंशन की? बोले सर पहले के लिए भी B2 आएगी, उसे B1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स आ गए? एक तो आ चुका है 10, दूसरा आ गया है 01। इस बेसिस को इसी बेसिस पे चेंज करना है। दोनों की स्टैंडर्ड बेसिस सेम होगी बिकॉज ये टू डायमेंशन से टू डायमेंशन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस B1 इंटू B1, B1 इंटू B1। बच्चों बात समझ में आ रही है? B1 इंटू B1, सेम बेसिस को सेम बेसिस पे चेंज करना है। अच्छा जी, B1 इंटू B1 सर चेंज करवा रहे हो आप। चलो कुछ देखते हैं क्या फॉर्म बनती है। तो पहले देखा T(1,0), क्या इमेज आई? इमेज मेरे पास आ गई सर पहले से कितनी, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। तो फर्स्ट पैर पे या फर्स्ट पैर पे अगर मैं x1 रखूंगा y0 रखूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा cos थीटा, और सेकंड पैर पे x1 रखूंगा y0 रखूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा sin थीटा। अब इसे क्या करना है बेटा? फिर से अपनी B1 बेसिस की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ तो B1 पे ही चेंज हो रहा है। वैसे मुझे इसकी फॉर्म पे लिखना होता है, तो B1 सेम ही है। तो क्या किया, इसे लिख लिया cos थीटा 1,0 प्लस sin थीटा 0,1। ठीक है। तो यहां से मुझे कोऑर्डिनेट वेक्टर, किस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग? वेक्टर 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग B1 बेसिस के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर कितना मिल गया? दिस इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों बताओगे, दिस इज T ऑफ दिस, कितना मिल चुका है? दिस इज cos थीटा sin थीटा। जो पीछे लिखा था T ऑफ BN, देखो यहाँ पे दिस इज T ऑफ α1 BM, ऐसे T ऑफ α2 BM। ये सब कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है और इनको क्या करना है, एज ए कॉलम रख लेना है। तो पहले मैंने फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लिया, अब सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लेता हूँ। कितना मिल जाएगा? x0 y1, तो पहले से आ गया माइनस साइन थीटा और दूसरे से आ गया सर कॉस थीटा। So this is equal to minus sin theta, that is 10, plus cos theta, that is 0,1. So this implies that is t 0,1. Its coordinate vector with respect to the basis B1, this is minus sin theta into cos theta. ये फॉर्म मिल गई। So what is the transformation matrix? So transformation matrix T B1 to B2, B1 to B1 सॉरी, सेम बेसिस से सेम बेसिस पे चेंज हो रहा है। पहला कॉलम आ गया cos थीटा sin थीटा और दूसरा कॉलम आ गया माइनस sin थीटा cos थीटा। इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट भी करते हैं r थीटा से। r थीटा बोलने का मतलब क्या? रोटेशन मैट्रिक्स। क्या मतलब बेटा? रोटेशन मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चों, बात सबको समझ में आई? बताओ हाँ या ना। कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड हुआ बताइए सारे लोग। भाई बोलो, मैं नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। यस सर, आ गया समझ सर। समझ में आ गया? गुड, यस सर। वेरी गुड। तो ये हमने देखा बेटा जब आप टू डायमेंशन को टू डायमेंशन पे चेंज कर रहे हो। अब मैं थोड़ा सा और कुछ काम करवाता हूं तुम्हें। हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन और ले लिए।
मतलब ये ले लिया। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन find the transformation matrix of linear transformation. इसको ले लो TRQ to RQ, ठीक है, such that the vector alpha या R bar belongs to RQ is rotated by an angle alpha, rotated by an angle alpha, या थीटा लिख लेते हैं बेटा, थीटा with respect to z axis, with respect to z axis। ये बात चल रही है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अबाउट ऑरिजिन, ये तो लिखना बहुत जरूरी है, अबाउट ऑरिजिन। तो एक वेक्टर को z एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस अबाउट रोटेटेड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस z एक्सिस को फिक्स रख रहे हो। क्या कर रहे हो, z एक्सिस को फिक्स रख रहे हो। तो z एक्सिस इज फिक्स्ड। मैं आपको दिखाता भी हूं कैसे हो रहा है काम। मैंने ये बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख ली, आई थिंक अब सबको स्क्रीन दिख रही हो। These are coordinate axes. This is suppose x axis, this is y axis and that is z axis. ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे x y z लिखना है, बस x y z रखने हैं एंटी क्लॉकवाइज पे, राइट सर्कुलर सिस्टम पे, जो राइट हैंड थंब रूल को सेटिस्फाई करे, राइट। ओके, तो आपने बोला z एक्सिस को फिक्स्ड करके रोटेट कर दिया। इसको जब रोटेट कर रहे हो, सपोज यहां पे कोई वेक्टर था, क्या था बच्चों, यहां पे कोई वेक्टर था, ठीक है, वो ले लिया पी एक्स वाई जेड, उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये वो वेक्टर आ रहा है ओरिजिन से, कितना, आर बार। इस वेक्टर को आपने थीटा एंगल से रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो बोले सर यहां कोई पोजीशन मिल गई मुझे, ठीक है, यहां पे कोई पोजीशन मिल गई मुझे। तो पोजीशन क्या मिली, वो मुझे मिल गई, दिस इज आर प्राइम बार। कितना आ गया, पी प्राइम, या से क्यू लिख लो, एक्स प्राइम वाई प्राइम सेट। ये न्यू लोकेशन आ गई। मुझे इस न्यू लोकेशन को फाइंड आउट करना है जब आप रोटेट करके पहुंच रहे हो थीटा एंगल्स। अगर आप गौर से देखो तो इसमें जेड एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा ना इस वेक्टर को तुम्हें दिखाऊंगा ऐसे कि जिनके लिए जेड एक्सिस पे वैल्यू सेम आए। हाँ, इस तरीके से बच्चों सोच लीजिए, ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्यू एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है, थोड़ा एक बार चेक करें। तो अगर आप देखते हो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, तो कुछ यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई कॉमा 0, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, ये यहाँ पे कुछ आ गया। ये कितना आ गया बच्चों अपने पास, क्यू एक्स प्राइम वाई प्राइम 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे तो जेड 0 हो जाएगा। और गौर करने वाली बात है, ये जो प्राइम लगाया था यहाँ पे, प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस को तो फिक्स करके रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई। बोले सर जेड तो फिक्स है, काम किस पे हो रहा है, एक्स वाई रोटेट हो रहा है किस पे, एक्स प्राइम वाई प्राइम पे। ये काम तो आपने करवाया था थोड़ी देर पहले, एक्स वाई प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए करवाया था बच्चों। अरे भाई बताओ, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। यस सर। तो हमने जेड एक्सिस को फिक्स करके
क्या काम किया, एक्स वाई पे रोटेशन करवा दिया, और एक्स वाई पे रोटेशन करवाने के बाद जो वैल्यू मुझे मिल रही थी पीछे, वो क्या मिल रही थी बच्चों, वो मिल रही थी टी, दिस इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, राइट, एंड दिस कॉमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आई थिंक यही था, हाँ, ठीक है। और टी ट्रांसफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब मैं ये लिख रहा हूं बेटा, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दिस इज मैप्ड ऑन दिस, और z तो अपना कितना रहा, फिक्स रहा, तो लास्ट वाला z आ गया। अब मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो किस किस की इमेज देखनी है बच्चों, मुझे देखनी है इमेजेस, स्टैंडर्ड बेसिस लेनी होगी, T100, T010, नेक्स्ट क्या गया, T001। अब मैं एक बार इसमें करवा तो दे रहा हूँ, लेकिन ये काम अब तुम्हें बार बार नहीं करना है ना। डायरेक्टली दिख रहा होगा कि मतलब एक्स का कंपोनेंट ले लेंगे फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए वाई का कंपोनेंट ले लेंगे, तीसरे के लिए जेड का कंपोनेंट ले लेंगे, दिख रहा है। तो कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये आ गया 0। ऐसे ही दूसरे में वाई का कंपोनेंट कितना आ गया, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, 0। और थर्ड में क्या आ चुका है बच्चों, 001, मतलब ये किसका कंपोनेंट, जेड का कंपोनेंट, 001 ही आ गया सर इमेज तो, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनी, तो टी B1 to B1, B1 क्या है यहाँ पे, B1 जो आपने लिया वो बेसिस लिया स्टैंडर्ड बेसिस, जो कि कितना था, 100, 010, 001। ये स्टैंडर्ड बेसिस, जब कोई बेसिस ना दिया हो तो स्टैंडर्ड बेसिस लेना, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया। सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, पहला कॉलम पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर, ऑर्डर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखना, वो गलती नहीं होनी चाहिए, साइन थीटा 0, दूसरा क्या आ चुका है, माइनस साइन थीटा 0, सॉरी कॉस थीटा 0, और नेक्स्ट क्या आ चुका है, दिस इज 001। 001। अच्छा, इसको बेटा एक और नोटेशन देते हैं, क्या देते हैं, आर, आर का मतलब रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। किसके अबाउट रोटेट हो रहा है बच्चों, के कैप के अबाउट, के कैप मतलब जेड एक्सिस के अबाउट, बाई एन एंगल थीटा, ठीक है। तो ये नोटेशन आ गया, ये मैट्रिक्स अपने को याद रखनी है, ठीक है। सर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर ऐसे कहते हैं कि रोटेटेड अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज उसमें भी जेड एक्सिस हमारी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल सही है। तो रोटेटेड अबाउट एक्स वाई प्लेन भी बोल दिया तो भी सेम आएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, बाय फिक्सिंग जेड एक्सिस, बट उसमें ये बात भी बोलनी पड़ेगी, बाय फिक्सिंग जेड एक्सिस। मैं तुम्हारी बात को ही बड़ा कर देता हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ उसी चीज को, ठीक है। सो दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए वेक्टर rotating a vector in R cube by fixing z axis, ठीक है, अराउंड, या यू में से अराउंड z axis, अबाउट z axis लिख लो, अबाउट z axis, ठीक है, अबाउट z axis, मतलब यहां पे जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा जो बोलना चाह रहे थे, ठीक है। यस सर। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, अगर मैं रोटेशन मैट्रिक्स निकालना चाहूं आई कैप कॉमा थीटा, तो क्या कहोगे आप लोग, मतलब अब मैं जो रोटेशन करना चाह रहा हूं, कौन सा रोटेशन करना चाह रहा हूं, जल्दी से बोलोगे। एक्स एक्स एक्सिस फिक्स है एक्सिस। सर।
हाँ, तो क्या आएगा बेटा? रोटेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ इससे निकालने के लिए। रोटेशन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए वेक्टर इन आर क्यू अबाउट जेड एक्सिस। ये बाई लिखने की जरूरत नहीं है, अबाउट एक्स एक्सिस। यहां एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो कौन सा प्लेन पे काम हो रहा है बच्चों? वाई वाई जेड जेड प्लेन। प्लेन, है ना? वाई जेड प्लेन पे काम हो रहा है। तो क्या लिखनी चाहिए मैट्रिक्स? बोले सर यहां आ जाएगा 1 0 0। समझ में आई ना बात? सबको बताते रहना मुझे। और यस वाई सर। जेड पे वही काम बेटा, 0 कॉस थीटा साइन थीटा और 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मुझे मिल गई रोटेशन मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा और मजेदार काम। कौन सा वाला? ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि याद रखनी है अपने को। ठीक है, अगला आ चुका है आर के कैप, सॉरी के कैप तो हो चुका है, जे कैप कॉमा थीटा। दिस इज इक्वल टू, यस, अब तो किसके अबाउट रोटेशन हुआ है? वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुआ है। कोस ठीक थीटा है, 0। हाँ इसको थोड़ा सही से सोचना, मैं नहीं चाहता इसमें गलती हो। हाँ, तो ये है अपना रोटेशन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए वेक्टर इन आर क्यूब अबाउट वाई एक्सिस। कौन से प्लेन पे काम हो रहा है? हाँ जी बच्चों, कौन से प्लेन में काम हो रहा है? एक्स जेड। यही गलती कर रहे हो। क्या बोलना चाहिए? जेड एक्स। क्या बोलना चाहिए? जेड एक्स। जेड क्यों एक्स। बोलना चाहिए? बिकॉज बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है ना? मतलब हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, हम यहाँ पे गलती कर सकते थे। तो हम सबसे पहले तो इनको फिक्स कर देते हैं, 0 1 0 और 0 0 यस सर। 0 0। हो गया, है ना बेटा? अब इसके बाद यस मैं सर। उल्टा चलूंगा। कहां से चलूंगा? एक्स एक्सेस से चलूंगा। पहले यहां लिखूंगा जेड एक्स, मतलब जेड एक्स प्लेन, तो लास्ट वाले कॉलम से भरना शुरू करूंगा, पहले जेड वाले कोऑर्डिनेट को। तो कितना आ गया? कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ कितना आ गया? साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है इसको? तो कैसे चले? जेड एक्स पे। करेक्ट बच्चों? यस सर। हम्म, तो भाई ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो चुकी है। अब क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, जैसे सपोज ये पीवाई क्यूज में से ही दे रहा हूं मैं एक क्वेश्चन तुम्हें। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स, ना सॉरी, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर I cap plus 2j cap plus 3k cap when it is rotated about। सर ये ऊपर वाली मैट्रिक्स में साइन थीटा कोस थीटा, मतलब कोस थीटा पहले नहीं आना चाहिए था। बेटा देखो, मैंने ना, जो तुम्हारे पास फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, गौर से देखना यहाँ पे। पहले आता था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, होता था। और मैंने यहाँ यस क्या, सर। जेड एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जेड एक्स। तो पहले मुझे जेड वाले रो को भरना है। तो जेड वाला रो कौन सा है? ये लास्ट वाला। तो एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मैं किसको भरूंगा? लास्ट वाले लास्ट को। वाले को। यस फिर सर। मैं किसे भरूंगा? एक्स, मतलब फर्स्ट वाले को। तो लास्ट नेक्स्ट क्या है अपने पास? साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है, चलो। तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस, व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस। ये शायद गेट का क्वेश्चन है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ईयर याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने ये वेक्टर भी चेंज किया बेटा। हाँ, मैं तो अपने हिसाब से बना रहा हूँ खैर क्वेश्चन को, बट ये सेम वैरायटी पूछी हुई है। तो बोलते हैं फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल
π/4। यस, बाय एन एंगल π/4। π/4 ना लिख के π/6 लिख लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। कैसे बच्चों करें? वाई एक्सिस के अबाउट है तो एक्सप्लेन पे होगा, वो उसकी मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एंगल की, ये वाली। हम्म अपने को न्यू पोजीशन में निकालनी है बच्चे अभी, तो क्या करेंगे? तो बोला सर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो ना, ये रोटेशन यूज कर रहे हो, तो आप टी आर बार को, मतलब ये आर बार वेक्टर है, क्या है बच्चों? मैंने मान लिया सपोज आर बार वेक्टर है, तो इसको आप आर जे कैप कॉमा थीटा, मतलब थीटा कितना है मेरे पास π/6, इससे रोटेट करवा रहे हो और आपको आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आर बार। मतलब आर बार पे वो रोटेशन हो गया तो आर बार पे उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलते रहो। यस सर। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई सर? पहले से आ गया साइन π/6, फिर आ गया कितना 0, और ये आ गया कॉस का π/6। ठीक है, यहाँ 0 1 0, यहां से आ जाएगा कितना कॉस π/6, यह आ गया 0, और यहाँ कितना आ गया माइनस का साइन π/6, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ द वेक्टर 1 2 3। करेक्ट है? ठीक है, अब रोटेट हो रहा यस है। सर। वेरी गुड। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, कितनी मिल जाएगी? ये तो मिल गया 1/2, 0 √3/2, 0 1 0, फिर कितना आ जाएगा √3/2, 0 -1/2, and that is multiplied with 1 2 3, and this is equal to, so first row multiplied with first column, that is ये आ चुका है 1/2 प्लस 3√3/2, तो 1 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट 2 मिल जाएगा, और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा √3 - 3 दैट डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। सो जो नया ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर मिल गया, जिसको अपन टी आर बार लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बच्चों? टी आर बार लिख रहे थे, उसको सपोज मैंने डिनोट कर दिया किससे? आर प्राइम बार से। सो द न्यू वेक्टर आर प्राइम बार, दिस इज इक्वल टू 1 + 3√3 दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस √3 - 3 is divided by 2 into k कैप। ठीक है, दैट इज अवर न्यू लोकेशन ऑफ दिस वेक्टर। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ में आया सबको? हाँ या ना बताते चलो बच्चों। यस ठीक है, सर। वेरी गुड, गुड बेटा। अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूं पीवाईक्यूज का नेट का, ये है आई थिंक 2014 का नेट का। ठीक है, तो इसे बेसिस दे रहा है, उस बेसिस को चेंज करवाना है। तो अगला क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम बोलता है द ऑपरेटर ए हैज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, द ऑपरेटर। अच्छा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन? कोई बच्चा बताएगा मुझे, क्या लगता है? ऑपरेटर भी तो ऑपरेट करता है ना, ट्रांसफॉर्म करता है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर को? तभी तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहले डिफरेंस तो बताओ, बताओ क्या कहना चाहोगे? कोई भी जिसको कुछ अप्रोच पता चल रही, नहीं आइडिया मिल रहा है? ये बात आप हाईलाइट कर लो अच्छे से कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन which maps same space to same space। ठीक है बेटा, सेम स्पेस टू सेम स्पेस, जैसे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर पे, आर क्यूब को आर क्यूब पे, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या कहते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे सपोज आर स्क्वायर को आर क्यूब पे मैप करवा दिया, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है, बट बेटा वो
ऑपरेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सॉरी, ऑपरेटर कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटर होने के लिए क्या है, सेम स्पेस से सेम स्पेस पे मूव करना है। मतलब टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर लीनियर ऑपरेटर है, टी आर क्यूब टू आर क्यूब लीनियर ऑपरेटर है, बट टी आर स्क्वायर टू आर क्यूब इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, बट इट मे बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बताते चलो। ठीक है, करेक्ट बच्चों? हैज matrix representation, matrix representation has a matrix representation in the basis spanned by basis spanned by 1/√2 1,1। मतलब इसने बेसिस को नॉर्मलाइज करके लिखा हुआ है। एंड सॉरी, एक सेकंड बेटा, स्पेंड बाय, ये तो यार 10 था, 10,01। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है, इससे स्पेंड। ठीक है, बोलता है अगला, इन अनदर बेसिस स्पेंड बाय, इन अनदर बेसिस स्पेंड बाय 1/√2 11, कॉमा 1/√2 1 - 1। ठीक है, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, आपको सोचना है। तो इस ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? जिस ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, 1001 के थ्रू डिफाइंड हुआ था। बोलता है इन अदर अनदर बेसिस स्पेंड बाय दिस, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए? यस बच्चों, क्या लगता है? मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि जो ऑपरेटर दिया हुआ है अपने को, ए ऑपरेटर, क्या दिया बेटा? ए ऑपरेटर, वो पहली बात आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे मूव कर रहा है, और दूसरी बात क्या कर रहा है, इट चेंज। मतलब एक B1 बेसिस थी जो दी हुई है 10 और दूसरी 01, उसको ये भाई साहब क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। चेंजेस टू चेंजेस टू B2 बेसिस, जो कितनी दी हुई है बेटा, 1/√2 11, कॉमा 1/√2 1 - 1। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई। हाँ जी बच्चों, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये काम हो रहा है, तो बेसिस लिखनी, तो जल्दी से लिखो। कैसे दिखा जाए? बेसिस तो आ गई, सॉरी मैट्रिक्स लिखनी, कैसे लिखे? तो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पढ़ाया, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, थोड़ा उसको अप्लाई करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो कैसे किया जाए।
यस बच्चों, कुछ हुआ? किसी का कोई आंसर आया? बताओ जल्दी से। जो भी आप लोगों को लगता हो, जो फॉर्मेट बनती हुई दिखती हो। ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली जरूरत पड़ती है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये तो बाद में हम इस बेसिस पे चेंज करेंगे, बट पहले अपने को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने दो बेसिस लिख ली, तो ये दोनों बेसिस अलग अलग लिखो, बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। जब तक यार ऑपरेशन नहीं होगा तो मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों? वो तो पता ही नहीं चल पाएगी अपने को, है ना? तो उसने बोला द ऑपरेटर हैज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन द बेसिस स्पेंड बाय दिस। स्टेटमेंट फुल स्टॉप लग चुका है, यहीं पे खत्म हो गया अभी तक। तो मतलब पहले उसने बोला कि आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1001 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने ऑपरेटर को डिफाइन करो। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटर को डिफाइन करो, फिर बाद में चलना बी टू बेसिस पे। तो पहले मैं इसे लिख ही नहीं रहा हूं बेटा, अभी क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आ रहा है। राइट बच्चों, मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई जो स्टेटमेंट मैंने अभी दिया? ठीक है, कि ऑपरेटर के पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आना है वो बेसिस स्पेंड बाय दिस आना है, बस इतना ही रखना है मैंने। तो बी वन बेसिस लिख ली। तो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो ऑपरेटर ए है वो बी वन को बी वन पे चेंज कर रहा है बेटा। ऑपरेटर ए क्या कर रहा है, बी वन को बी वन पे चेंज कर रहा है। अरे भाई बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर हुई कि नहीं यस हुई? वेरी गुड। तो बेटा मुझे ये मैट्रिक्स निकालनी है सबसे पहले, पहले ये ऑपरेटर निकालना। ठीक है, तो ठीक है, क्या काम किया? बोला सर T1,0 जो भी आएगा, क्या आएगा, T1,0 जो भी आएगा वो हमेशा 10 और 01 की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या होगा, 10 और 01 की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है बेसिस के जो भी इमेज आता है। तो T10 जो इमेज आएगा अपना, वो क्या होगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ठीक है, लिखते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि इमेज आ कितना रहा है ना बच्चों? कुछ पता है आपको इमेज कितना आ रहा है? ये आपको आइडिया नहीं है कि इमेज कितना आ रहा है, तो हमने बोला कि भाई उसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, छोड़ देते हैं इतना। तो क्या काम किया, इसे लिख लिया, दिस इज x टाइम्स 1,0 प्लस y टाइम्स 0,1, इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहां से मुझे क्या मिल चुका है, एक्स वाई मिल चुका है। भाई बात सबको समझ में आ रही है, क्या चीज लिखी जा रही है यहाँ पे? अरे भाई बोलो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इस पे? आइडिया मिल रहा है? B1 से B1 पे ही चेंजेस किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें यार कुछ इश्यू मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे चेंज करता हूँ तो जस्ट एक्स वाई आ जाएगा, है ना? प्रॉब्लम में बेसिस तो सही दी हुई है। कुछ तो यार प्रॉब्लम में मिसिंग है बच्चों, अदरवाइज तो ये सॉल्व किया नहीं जा सकता। एक बार मुझे देखने दो। भाई किसी के पास असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट में, असाइनमेंट सबके पास होगा। जून 14 का क्वेश्चन देखना बेटा, नेट का। मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट पे हमने कुछ छोड़ा हुआ है, चेक करना एक बार। यस, कुछ छूटा हुआ था।
ये बेटा इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी, और ये दी हुई थी बच्चों अपने को, दिस इज 2112। वही मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, बन नहीं रहा फॉर्म, है ना। अब काम करेंगे यार, सॉरी बच्चों, समझ में आ गया सबको। बिना इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिखे हम लोग बना नहीं सकते थे क्वेश्चन को। तो ये तो दिया, ऑपरेटर हैज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिस, या तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन दे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। कुछ तो देना होना चाहिए था, कुछ दिया ही नहीं था, तुम कैसे सॉल्व करें। भाई बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, जो स्टेटमेंट मैंने बोला, बोलना बच्चों। यस सर। ओके, अब देखो B1 को B1 पे चेंज करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। अब तुम्हें पता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ये अपने पास क्या होता है, कॉलम, और ये कॉलम क्या होते हैं बेटा, दे आर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। मतलब सारी पुरानी बातों को कनेक्ट करते हुए चलना है। तो अगर मैं T10 की इमेज देखता हूं, क्या करता हूं, T10 की इमेज देखता हूं, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 10 प्लस 1 टाइम्स 10। क्या ये बात सबको, 0 1, क्या ये बात सबको समझ में आई। क्योंकि पहले वाले वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर कितना है, 2 1। और कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होते हैं, बेसिस के फॉर्म में लिखते हुए लीनियर, मतलब जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो लिख लिए मैंने। तो कोएफिशिएंट क्या मिले, पहले वेक्टर का मिल गया 2 और दूसरे का कितना मिल गया 1। तो जब मैं इसे सम करता हूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 1। ऐसी बेटा मैंने T01 अगर निकाला तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, दिस इज 1 टाइम्स 10 प्लस 2 टाइम्स 01, करेक्ट। तो ये कितना आ चुका है, दिस इज 1 2, ये फॉर्म आ गई अपने पास। तो T10 आ चुका है, T01 आ चुका है। यहां तक सबको समझ में आया, कोई भी डाउट हो पूछ लेना भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो बच्चों। मैं नाम लेना अच्छा थोड़ी लगता है, वैसे बता दो मुझे सबको समझ में आया कि नहीं आया तक। यस सर। यस ओके, सर। गुड, ठीक है। तो ये मिल गया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब टी ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, राइट। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, बोला सर इसको लिख लेते हैं, या टी, इसको ऐसे मान लो, एक्स अल्फा और वाई बीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टी अल्फा और वाई टाइम्स टी बीटा, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहे। जहां पे अल्फा मैंने क्या मान लिया बेटा, पहले वाला, और बीटा क्या मान लिया, दूसरा वाला। चलो इन दोनों को यूज करते हैं। तो कितना मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज टी ऑफ एक्स टाइम्स अल्फा मतलब 10 प्लस वाई टाइम्स बीटा मतलब कितना आ जाएगा, 0 1, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स T10 प्लस वाई टाइम्स T01। अब इसीलिए मैंने T10 और T01 निकाल के रखे थे कि मैं इसमें यूज कर लूं। तो जब मैं लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करता हूं तो लेफ्ट साइड मेरा बन रहा है कितना, दिस इज TXY, और राइट साइड जो मेरे पास है वो क्या बन रहा है, दिस इज एक्स टाइम्स 2 1 प्लस वाई टाइम्स 1 2। ये फॉर्म मिल गई। इन दोनों को क्लब किया जाए कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई, and that second one is x plus 2y, x plus 2y, that is our vector. So the linear transformation txy, this is equal to 2x plus y और x plus 2y। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब तो सर आप कुछ भी पूछ लो अपन बता ही देंगे। क्या बताना है आप, in another basis spanned by this, then what will be the matrix representation of A। तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल चुके हो, अब इस बेसिस को स्पैन करना है और नया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। तो मतलब वो जो बेसिस आ रही है नई वाली, वो सपोज मैंने B2 मान ली, तो कितनी आ रही है बच्चों, B2 इज इक्वल टू, दिस इज 1/√2 1 1। ऑर्डर फिक्स रहना चाहिए, ऑर्डर पे चेंज नहीं। याद रखो मैंने आपको पहले ही बताया, इनको ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं। ऑर्डर बदल दी तो बेटा कोऑर्डिनेट वेक्टर चेंज हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट वेक्टर चेंज कर दिए तो फिर ऑप्शन बदल जाएगा आपका।
कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम बन जाएगा और दूसरा कॉलम पहला कॉलम बन जाएगा। तो उस गलती को नहीं करना है, जिस ऑर्डर पे वेक्टर्स दिए हैं उसी ऑर्डर पे रखना है। ठीक है, चलो तो बीटा टू ये आ गया। तो अब अपने को करना क्या है, टी बीटा टी बी टू बी टू, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए ऑपरेटर आ जाएगा, मतलब ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहां चेंज ऑफ बेसिस कर रहा हूं मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों पहला वेक्टर अगर मैं यूज करता हूं T1/√2 1 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन काम करेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+y, मतलब इसका x कोएफिशिएंट कितना है 2, 1/√2 प्लस y वो भी कितना 1/√2, और x+y मतलब 1/√2 प्लस 2/√2, ये फॉर्म आ गई 2 × 1/√2, वही बात है। That means this value becomes 3/√2, 3/√2, राइट। ये फॉर्म बच्चों अपने को मिल गया। एंड 3/√2 अपन कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 1। अब जरा गौर करना, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालने होते हैं। तो जो ये वेक्टर आ रहा है इस वेक्टर को किसकी फॉर्म में लिखना होगा, इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो तुम देख सकते हो इसे लिखा जाता है 3 × 1/√2 1, 1 प्लस 0 टाइम्स 1/√2 1 -1, मतलब इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। बोले सर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मतलब ये फर्स्ट वेक्टर पे 3 का मल्टीप्लाई करके यूज हो रहा है, मतलब सेकंड वेक्टर तो यूज हो ही नहीं रहा, तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अब सेम प्रोसेस फर्दर आगे यूज करो। वो क्या यूज कर रहा हो बच्चों, टी 1/√2 1 -1, अगर इस पे यूज करता हूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स 1/√2 -1/√2, एंड दिस इज 1/√2 -2 टाइम्स 1/√2। तो यहां से मुझे मिल चुका है वेक्टर कितना 1/√2, और दूसरे से कितना -1/√2। तो 1 -1 इस सेकेंड वाला वेक्टर है, 1/√2 1 -1, देखो सेकेंड वेक्टर डायरेक्टली मिल चुका है। तो 0 टाइम्स 1/√2 1 1, और प्लस 1 टाइम्स 1/√2 1 -1। दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए, जो ऑपरेटर फाइंड आउट करना था, वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट वेक्टर 3 0 और सेकेंड का कोऑर्डिनेट वेक्टर 0 1, उन सबको रख लिया। सो दैट इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बच्चों बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बोलो, ठीक है, क्लियरिटी मिली, बताओ सब लोग। यस सर। ओके, तो ये पहला काम हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको प्रॉपरली दिमाग में बन जाए सारी चीजें कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये थोड़ा पलट के मैं लिख रहा हूं, मतलब चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, let t r² to r² be a linear transformation, ठीक है, such that the matrix representation of, बेटा ये मैं खुद बना के दे रहा हूं आपको, हाँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t when basis
1011 is changed to, it changed to 111 minus 1. It changed to this, right? Is 2112. ठीक है? Then find the matrix representation find the matrix representation when basis, इसे आप लिख लीजिए 0111 is changed to itself, changed to itself. जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बना के दे दिया, मतलब याद ना करो तुम लोग, समझ पाओ। कैसे करें क्वेश्चन को? क्वेश्चन का कोई आइडिया, जो आइडिया बच्चों आपको समझ में आया, कोई भी बच्चा मुझे बताओगे क्या आइडिया दिमाग के अंदर आया, क्या दिया हुआ है, करना कैसे? किसी के भी दिमाग में कुछ भी आता हो, जो आइडिया मिल रहा है बेटा। एक दो तो सोचते हैं भाई आइडिया मिल भी रहा हो तो भी बताए ना, तो बता भी देंगे तो थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी क्लास में। अरे यार, अब तुम मास्टर्स क्रॉस कर चुके हो, अब कहाँ बेइज्जती और इज्जत की बात करोगे, बताओ, हैं बच्चों? आइडियाज फ्लोट करने के लिए होते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी क्लिक कर जाते हैं तो बहुत फायदा मिलता है, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन को देख के तो आइडिया लगाया जा सकता यस सर। है ना? कि दो बेसिस गिवन है तो सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन बना लेंगे इनसे। वेरी नाइस। ये मेरे पास पहली बेसिस है B1, ये मेरे पास दूसरी बेसिस है B2। ठीक है, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है बेटा, ए, यस सर। है ना? तो बोल रहा है कि जब आपने B1 टू B2 चेंज किया है, कैसे चेंज किया? B1 टू B2 चेंज किया, तो जो मैट्रिक्स मुझे मिली है वो कितनी मिली है? 2112 मिली है। ये आइडिया था अपने पास, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो अपने को ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है सर अब। ठीक है, इस बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। B1 B2 पे चेंज हो रही, कैसे किया जाए फिर? कुछ नहीं, बोले सर ऐसे किया जाए कि भैया जब T1, 0 की इमेज देखूंगा, ये जो फर्स्ट वेक्टर है B1 बेसिस का, वो किस किस की फॉर्म में लिखा जाएगा? इसके भी और इसके भी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें 1 1 पहला आ गया और 1 - 1 दूसरा आ गया। और कैसे लिखा जाएगा? इस कॉलम के कोएफिशिएंट्स को उठाते हुए, पहले के साथ 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ 1 का मल्टीप्लाई, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, राइट? तो कितना आ गया सर अपने पास? ये आ चुका है 2 + 1 3, एंड दैट इज 2 - 1 1। सिमिलरली मैं अगर दूसरी इमेज देखता हूं T11, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? बोले सर ये सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में, जो कि कितना है 1 2, तो 1 और 2 प्लस मल्टीप्लाइड में कितने? वही कोएफिशिएंट 1 1 वेक्टर और 1 - 1, ऑर्डर्ड पेयर है, बस ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने, जिस ऑर्डर पे रखे हुए वेक्टर उसी ऑर्डर पे लिखना। तो पहले से मिल गया 3 और दूसरे से कितना मिल गया? -1। बोले सर इस फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? हम लोग लिखेंगे Tx, y। ये बेटा इसीलिए दिया था इस फॉर्म में, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ 1 0 है और यहाँ क्या है? 1 1 है। तो पहला टास्क तो ये है कि एक्स वाई को 1 0 और 1 1 की फॉर्म में कैसे लिखा जाए।
तो जरा गौर करना, मेरी बातों को सही से सब लोग समझना। मैंने दोनों वेक्टर को लिख लिया। किस किस को? 10 और 11। किसकी फॉर्म में लिखना है? लिख के कैसा बनाना है? बोले सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे करना है कि एक्स वाई मिल जाए। तो बोले सर इसका जो सेकंड टपल है वो तो 0 है, तो सेकंड टपल में का पहले वेक्टर के सेकंड टपल का कोई कंट्रीब्यूशन वाई को बनाने में नहीं है, तो यही बना सकता है। तो सेकंड के साथ तो मैंने वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब सेकंड के साथ वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी होगा मल्टीप्लीकेशन और यहां भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां से वाई मुझे मिल गया। लेकिन यहां कितना है? लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट के साथ में एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? हाँ या ना बोलो, बताओ भाई, क्लियर हुआ? तो ये अप्रोच देखने की भाई, सेकंड टपल में देखा कि 1 था राइट में, मतलब सेकंड वेक्टर के अंदर 1 था, फर्स्ट के अंदर 0 था। तो अगर मैं इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड टपल तो मुझे y मिलने वाला है, लेकिन फर्स्ट टपल बिगड़ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे दोनों का सम कितना मिल जाए? x मिल जाए। अब यूज किया लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। कितना आ गया? x माइनस वाई टाइम्स t10 प्लस y टाइम्स t11। करेक्ट, ये फॉर्म आ गया। तो x माइनस वाई टाइम्स t10, t10 कितना है अपने पास? दिस इज 3 1 प्लस y टाइम्स t11, वो कितना है बच्चों अपने पास? 3 माइनस 1। कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो पहले से आ चुका है 3x माइनस 3y प्लस 3y, और दूसरे से कितना आ गया? x माइनस वाई माइनस y। That means it will become in the form of 3x और नीचे कितना? x minus 2y। So that is our linear transformation। तो मतलब कितना ही क्रिटिकल आ जाए आप आसानी से सोच सकते हो। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया। नेट वाला जो पुराना क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो 5 मार्क का क्वेश्चन था, बट बहुत इजी था। तुमने देखा कितनी आसानी से मैट्रिक्स बन रही थी, कितने आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा था। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको क्रिटिकल बनाना चाहा कि डिफरेंट बेसिस को डिफरेंट बेसिस पे चेंज कर रहा हूं, और दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं थी, राइट? तो स्टैंडर्ड बेसिस में ढूंढना आसान होता है। 3x अपॉन x माइनस 2y बच्चों अपने पास ये फॉर्म बन गई, ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बोलता है देन फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन व्हेन दिस बेसिस चेंज टू इटसेल्फ। मतलब अब अगला काम क्या हो रहा है कि भाई इसको ले लेते हैं बी बेसिस, जो कि कितनी है? 0 1 1 1। ये खुद पे चेंज हो रही है सर, चेंज टू इटसेल्फ। मतलब मुझे टी निकालना है कितना? बी टू बी। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स सपोज मैंने मान ली ए, तो वो मुझे फाइंड आउट करनी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है ही अपने पास में, तो एक काम करते हैं कैसे किया जाए। बोला सर सेम बेसिस को सेम बेसिस पे लिखना है, तो पहले बेसिस के फर्स्ट मेंबर की इमेज देखता हूं, वो कितना है? 0 1। उसकी इमेज कितनी आएगी सर? उसकी इमेज आ जाएगी 0 माइनस 2, राइट? एंड जो कि इस बेसिस की फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है? -2 टाइम्स 0 1 प्लस 0 टाइम्स 1 1, राइट? सिमिलरली जो दूसरा वेक्टर मेरे पास है वो है t11। इसकी इमेज अगर मैं देखूं तो मुझे कितनी मिलेगी? 3 मिल जाएगा ऊपर से, और नीचे से कितना 1। मिल जाएगा? 1 माइनस 2, -1 आ जाएगा बेटा, है ना? तो -1 आ गया। अब 3 -1 आया, तो 3 -1 को किसकी फॉर्म में लिखना है? बोले सर 0 1 और 1 1 की फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें फिर वही जुगाड़ करना है जैसे हम पहले किया था कि सर यहाँ पे 0 है, तो 3 में इस वाले 0 का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला 1 जो है वो 3 बना सकता है जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर। तो सेकंड को तो 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट को किससे करना होगा? जल्दी बोलो। -4 से, तभी तो -4 प्लस 3 कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है,
तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए बन गई वो तो कॉलम के फॉर्म में लिखी जाती है। कॉलम में क्या आता है? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। तो ये कितना आ गया? -2 0, और ये कितना आ गया? -4 3। सो दैट इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो अपने को फाइंड आउट करनी थी। आई बात सबको समझ में बच्चों? हाँ या ना बोलो? ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर। मैंने बेसिक फंडामेंटल्स तो तुम्हें बता दिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। अब अपन चलते हैं इंटरेस्टिंग फॉर्म्स की तरफ, जो कि है रोटेशन ग्रुप्स। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज रोटेशन ग्रुप्स। रोटेशन ग्रुप्स, रोटेशन ग्रुप्स कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा? जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिसेस थी, अगर आप उनके कलेक्शन को देखते हो। किसकी बात कही मैंने? रोटेशन मैट्रिसेस की बात कही। अगर आप उनके कलेक्शन को देखते हो तो क्या वो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी थी सर? क्लोजर थी, एसोसिएटिव थी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स था। करेक्ट है बच्चों बात? ठीक है। यस तो सर। वेरी गुड। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बोला यार रोटेशन मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं। बोला क्या कि आर, आर बार कॉमा थीटा, या आप इसे फाई ले लो। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब आर बार वेक्टर को रोटेट करवा रहे हो कितने से? फाई एंगल से। मैंने फाई पढ़ाया एंगल। था, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, दिस इनटू आर बार। ये काम हम लोग करवा रहे हैं। तो जो आर फाई आई, तो ये आर फाई क्या है अपने पास? दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो अपने को इस आर फाई के बारे में डिस्कस करना है कि क्या करेगा। तो जहां पे आर फाई अपने पास है कितना? दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। दिस इज अवर 2/2 मैट्रिक्स। राइट, सो दैट इज रोटेशन मैट्रिक्स। अगर आप आर इंटू आर ट्रांसपोज की बात करो तो आप देखते हो कि ये आइडेंटिटी मिल रहा है। मैंने ये एग्जांपल आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी दिया था, याद है बच्चों? जिसके सारे कॉलम्स नॉर्मलाइज्ड हो या रोज नॉर्मलाइज्ड हो, और उन कॉलम्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट या रोज का आपस में डॉट प्रोडक्ट कितना आता हो? 0 आता हो। तो ऐसी मैट्रिसेस क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। दिस इंप्लाइज दैट आर थीटा इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वाह, बोले सर इससे तो बड़ी शानदार बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? अगर R इंटू आर ट्रांसपोज आइडेंटिटी मिलता है तो सर R इनवर्स मुझे कितना मिल जाएगा? R ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? R ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? R इनवर्स क्या मिल जाएगा बच्चों? R ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आर ट्रांसपोज जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर इनवर्स थीटा या फाई, फाई एंगल यूज करे थे, दिस इज फाई। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर ऑफ -फाई। इनवर्स का मतलब क्या है बेटा? इनवर्स रोटेशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा है आपका? पॉजिटिव रोटेशन, पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, तो अगर मैं उसका इनवर्स लूंगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आर ऑफ -फाई। दिस इज आर ट्रांसपोज। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे आर स्क्वायर लिखना है तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर? अब तो थोड़ा दिमाग में लगाओ ना, आर स्क्वायर का मतलब रोटेशन हो रहा है।
बोले सर आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर थीटा इंटू आर थीटा, है ना बेटा। आर थीटा ने क्या बताया, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। फिर दूसरे आर थीटा ने भी क्या बताया, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो बोले सर टोटल रोटेशन कितना हो गया, 2 थीटा एंगल का हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको, बताते रहो हाँ या ना, ठीक है। यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो अगर हम पावर 2 कर रहे हैं तो 2 टाइम्स रोटेशन हो रहा है, पावर 3 करेंगे 3 टाइम्स रोटेशन होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने बोला आर फाइव टू द पावर n this into r bar, and that value is nothing, this is कितना बन जाएगा अपने पास में, that is r एन एन थीटा। फाइव this into r bar। बात सबको समझ में आ रही है। ये रोटेशन मैट्रिक्स की कलाकारियां चल रही है, इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मतलब मुझे अगर निकालना हो कि भाई आर एन फाइव क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा, आर एन फाइव इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सर कॉस एन फाइव माइनस साइन एन फाइव, एंड दैट इज साइन एन फाइव, एंड दिस इज कॉस एन फाइव। बच्चों ये फाइव यूज कीजिएगा बिकॉज ये सारे एंगल कितने हैं, फाइव। सर जिससे हम फर्स्ट टाइम रोटेशन करेंगे तो एक आर फाइव। सेकंड, एक सेकंड बच्चे, हाँ एक सेकंड। यस। हाँ पापा है तो मुझे बस, वो कब आया, अभी अभी आया, तो बोला सर क्लास चल रही 15 मिनट बाद फ्री होते हैं। हाँ हाँ जी बेटा पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये कह रही थी जैसे फर्स्ट टाइम हमने रोटेशन किया तो R-5 आया, जब सेकेंड टाइम करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो R5 के इक्वल नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा मीन्स टू देखो, टाइम। ना ना ना, तुमने थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत दे दिया। गलत कैसे दिया तुमने यार, ये आर इनवर्स की बात की बेटा, ये इनवर्स रोटेशन है, समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम यहाँ पे हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस लोकेशन पे हो, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों मेरे पास, प्लस थीटा रोटेशन हो रहा है, ठीक है, हाँ ओके। यस सर। समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ यस। पहुंचूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा रोटेशन होगा बेटा, है ना। तो यस सर। यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, आर मैट्रिक्स मिलेगी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, आर और इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी। करेक्ट। तो यस ये सर। वाली बात, ठीक है। अब बच्चों अगर किसी ने बोल दिया कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फाइव वन इंटू आर फाइव टू, यस क्या कहोगे आप लोग, दिस इज, जल्दी बताओ, कॉस, बोलो बच्चों, अब तो मुझे पता चल जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। पहले तो आर सर फाइव वन की लिखेंगे फिर आर फाइव टू की। ना, जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये कर दो। दो बार रोटेशन हो रहा है, एक बार फाइव वन एंगल से, फिर दूसरा फाइव टू एंगल से, हाँ या ना। तो मैट्रिक्स यस सर। मल्टीप्लिकेशन इतनी बार करने की यस सर। जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर लोगे बच्चों, एंगल लिख ऐड। लोगे, ऐड कर देंगे। राइट। ये फॉर्म बन गई सर, माइनस साइन फाइव वन प्लस फाइव टू, सिमिलरली दिस इज कॉस, सॉरी साइन फाइव वन प्लस फाइव टू, एंड दैट इज कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू। ये काम हुआ रोटेशन मैट्रिक्स, राइट। ओके, सो ये सिचुएशन आ गई अपने पास, ठीक है। अब फर्दर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं चाह रहा था कि एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करूं, मुझे किससे मिलना था। आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आपके पास मेरे बाद कोई और क्लास है आपकी, नो सर। नो सर। नहीं है ना। तो हम लोग क्लास शुरू कर ले, आई मीन कितने बजे, 12:45 पे, ठीक है। ओके ओके सर। सर। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।